नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 12 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी वर्ड, ईडियम, फ्रेज, एंटोसाइनो पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर के मॉनिटर के अंदर होंगे और आप सही सही टिक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले जिन्होंने ये सारे के सारे प्रश्न दिए हैं उन सभी का नाम लेना लाजमी है। भैया सबसे पहले है कमलेश गुज्जर साहब। कमलेश गुज्जर साहब ये राजस्थान से हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं अनिल साहब, ये भी राजस्थान से हैं। तीसरे नंबर पे नरेश जी। चौथे नंबर पे ऋतिक चौहान जी, ये देहरादून से हैं, है ना। इनके अलावा अगला है जसीम, इनका नाम कहाँ से पता नहीं, जसीम साहब एक आपका है राजेश साहब और एक आपका है मनीष, महाराष्ट्र से। तो इतने बच्चे आज इंडिया के कोने कोने से क्वेश्चन आए, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह से। तो चलिए सभी को धन्यवाद जिन्होंने भी क्वेश्चन दिए। कोई भी बच्चे एडमिट कार्ड पे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर ना लिखे, ये आपके लिए जो है घाटा का सबब हो सकता है, क्योंकि एडमिट कार्ड छीन लिया जाएगा आपसे, है ना। तो क्वेश्चन जितना याद हो पाती है उतना ही दो चार भी देंगे, अगर 10 दिए तो काम हो जाता है ना। तो एडमिट कार्ड पे क्वेश्चन ना लिखे, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। ये जो पहला प्रश्न पूछा गया था, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में कितने कंट्री ने भाग लिया था, मैंने बताया था। और अनिल जी बोले कि आपका लास्ट समय में मुझे याद आ गया कि 16 था सर, तो 16 ने मार दिया, तो 16 हो जाएंगे। अनिल कमेंट जरूर करना भाई, है ना, ताकि पता चले कि बहुत सारे लोग ये भी सोचने वाले होते हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं। इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ था, तो आपको बताया थे कि 3 जगह कराया गया था। एक आपका गोवा में, नई मुंबई में और आपका उड़ीसा में, ये 3 जगह आपको कराए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे यह भारत में 3 स्थान भुवनेश्वर, गोवा और नई मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में कराया गया था। आज भी इसकी चर्च करे थे। और भुवनेश्वर में हमने कौन सा स्टेडियम था भैया, कलिंगा स्टेडियम में करा लिए थे। ठीक है, फाइनल मैच में कौन जीता कौन हारा, तो फाइनल मैच में स्पेन जीता था और कोलंबिया को हराया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डोमार सिंह कुंवर को 2023 में पद्मश्री किस लिए दिया गया। पहले शिफ्ट में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के किस लोक कला से संबंधित, है ना, व्यक्ति को 2023 में पद्मश्री दिया गया। अब पूछा रहा है कि भाई किस लिए दिया गया, तो बताए थे आपको नाचा के लिए। छत्तीसगढ़ में नाचा डांस फॉर्म है, इसके लिए आपको डोमार सिंह कुंवर को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख कलाकार को 2023 में कला के सेक्टर में पद्मश्री दिया गया। पहले ही शिफ्ट में चर्च कर लिए थे, फिर से बता देता हूं जिनका आगे एग्जाम है। ये 3 पर्सन कौन कौन है, उषा बारले मैडम है, ये पंडवानी से जुड़ी हुई है। डोमार सिंह साहब ये नाचा से, और अजय कुमार मांडवी ये गोंड जनजाति के जो ट्राइबल कला है, जो ट्राइबल मतलब फॉर्म है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था। ये काफी लल्लू सा क्वेश्चन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत से लास्ट तक, ग्रैमी अवार्ड के शुरुआत से लास्ट तक, भारत रत्न के शुरुआत से लास्ट तक, खास करके म्यूजिशियन के चक्कर में, है ना, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, ये भी है ना। तो 2009 में AR रहमान साहब को स्लम डॉग मिलीनियर जय हो सॉन्ग के लिए दिया गया था। ठीक है भाई, ऑस्कर अवार्ड। इसके अलावा अगर भारत में अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में ऑस्कर अवार्ड के प्रथम विजेता कौन है, तो भारत में ऑस्कर अवार्ड के प्रथम विजेता भानु अथैया, है ना, ये मैडम है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जीती थी इन्होंने। इनके अलावा ऑस्कर से सम्मानित होने वाले AR रहमान स्लम डॉग मिलीनियर जय हो के लिए, है ना, AR रहमान को क्या कहा जाता है, ये भी आपके CGL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2023 का है। तो इसे, है ना, मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है, मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है AR रहमान साहब को। ठीक है भाई, इसके अलावा भारत के लिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था, तो पंडित रविशंकर साहब। कब, 1968 में। इनके कृति का नाम क्या था, वेस्ट मीट्स ईस्ट, है ना, पश्चिमी, है ना, पूर्व से मिले। इसके अलावा भारत के लिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला ये आपका तन्वी शाह जी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लेटेस्ट ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पर्सन रिकी केज है। कौन है, रिकी केज है। इनको 2022 में भी मिला और 2000
2023 में भी मिला डिवाइन टाइड्स के लिए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा रिवोल्यूशन 2020 पुस्तक पूछा है। देखिए, पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है और ये मानना क्या अटल सत्य है। ठीक है भाई, तो ये रिवोल्यूशन 2020 भी मैंने आपको बता रखा है। 3 इडियट पिक्चर का इसमें हवाला भी मैंने पेश किया है ना, जिस दिन मैंने बताया था। देखिए, पढ़ाई में जो है आपको है ना डर थोड़ा जरूरी है। 3 इडियट देख के आमिर खान नहीं बन जाना है भाई, वो पिक्चर है, ये निजी लाइफ है ना। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपके मन में डर नहीं होगा ना तो भी सफलता आपसे दूर है, और बहुत ज्यादा डर हो गया तब तो बहुत दूर है। ठीक है, तो डर थोड़ा जरूरी होनी है। ये बताए थे कि भाई देखिए, चेतन भगत साहब जो है, इनके ऊपर जितने भी किताब है लगभग जो है आप स्टूडेंट की फेवरेट पिक्चर बन जाती है। जैसे आपने हाफ गर्लफ्रेंड देखा होगा, 2 स्टेट्स देखा होगा, 3 इडियट देखा होगा, है ना। तो इनके पीछे किसके हाथ है भाई, तो ये चेतन भगत साहब सबके हाथ है ना। तो चेतन भगत साहब की किताब है ना 2020 रिवोल्यूशन 2020। ये किताब आज के नहीं है, जब मैं पढ़ता था तब रिलीज हुआ था, यानी ये 2011-12 की किताब होंगे, देख लीजिएगा मार के। इसके अलावा चेतन भगत की अन्य प्रमुख पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 1 इंडियन गर्ल, गर्ल इन द रूम नंबर 105, 400 डेज, 1 नाइट द कॉल सेंटर, 5 पॉइंट समवन। ये आधुनिक युवा पीढ़ी के जो है राइटर है चेतन भगत साहब, और इनके पुस्तक को जो है युवा पीढ़ी काफी पसंद करते हैं। कई सारे पिक्चर बन गए, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, है ना। ये मन मस्त मगन मगन दोहराए वाला गीत जो है ये 2 स्टेट्स में है ना भाई, तो ये इन्हीं के किताब के ऊपर, नोवेल के ऊपर लिखा गया पुस्तक है, सॉरी फिल्म है। इनके अलावा आपने एक लाइफ ऑफ पाई, इनको भी ध्यान रखेंगे। लाइफ ऑफ पाई जो आपसे पूछा जाता है कि भाई किसके ऊपर है, कौन से किताब के ऊपर ये पिक्चर बनाया गया है, जिसमें जिंदगी की स्ट्रगल को दिखाया है कि जब तक आप में हिम्मत है जीना ना छोड़े। आपने देखा ही होगा, एक समुद्र में एक बच्चा कई महीनों तक रह जाता है भूखा प्यासा, है ना। तो ये लाइफ ऑफ पाई जो है ये आपका येन मोर्टल के उपन्यास पे आधारित है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं 3 इडियट का हवाला सिर्फ इसलिए दिया हूं दोस्तों, ताकि जो है पूर्णतः बेफिक्र नहीं होना। अरे जो हुआ सो ऐसा थोड़ी है भाई, है ना। वो बोलता है ना कि भाई ये तुम इतना टोना टोटका करते हो ना, इतना डरते हो इसलिए तुमसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। डर जरूरी है, लेकिन दायरे में रह के, ज्यादा डर जाओगे तो भी दिक्कत है। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम साहब है। कौन है, ये तो कल से ही पूछे जा रहे हैं। विंग्स ऑफ फायर और मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 2 बार रिपीट हो गए तो बताना नहीं है। इग्निटाइड माइंड्स, APJ अब्दुल कलाम साहब और अरुण कुमार तिवारी जी का अलग पुस्तक है। इनके अलावा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, ये आपसे पूछ रखा है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये 1915 में आया। इनके अलावा भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में आया था। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। ये सब अंग्रेज के काल के हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में हमें सांप्रदायिक चुनाव से जो है अवगत कराया गया था। सांप्रदायिक चुनाव मंजे, है ना, कि भाई हिंदू अलग वोट देंगे और मुस्लिम अलग वोट देंगे। इनके अलावा आर्म्स इंडिया एक्ट 1878, है ना। इसी के साथ साथ वर्नाकुलर एक्ट भी कर लीजिएगा, नीचे लिखा है 1878 वर्नाकुलर और आर्म्स इंडिया एक्ट, ये दोनों 1878 में आए। 1-2 बार आपने आर्म्स इंडिया एक्ट में 1959 भी देख रहे होंगे। तो स्वतंत्रता के बाद 1959 में भी भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाए गए। ठीक है भाई। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का बदला हुआ फॉर्म था। अंदर की बात जानो भाई, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उसमें रिफॉर्म करके जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया गया था। इसके अलावा आपसे पूछ रखा है संगीत के किस महारथी को या गायक को या फिर पार्श्व गायक को, इस प्रकार से लैंग्वेज था कि 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था। उदित नारायण झा, ये जो है बिहार के रहने वाले हैं। उदित नारायण झा, है ना, काफी बड़े गायक हैं। जैसा कि आजकल आप देखते ही होंगे कि त्रिमूर्ति जो है ये काफी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, मैं भी कई बार देखा हूं इनका। इनमें कौन कौन है, कुमार सानू जी होते हैं, एक अलका याग्निक मैम होती है और एक आपका उदित नारायण साहब होते हैं। इन तीनों के द्वारा जो पुराने गीत होते हैं ना, उसी पे फिर से मतलब ओरिजिनल एक्टिंग किया जाता है, तो देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो उदित नारायण साहब को जो है आपको मिला था 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण। उदित नारायण को बता ही दिया 2016 में पद्म भूषण। इसके अलावा अगर 2016 में विख्यात वास्तुकार, उसी साल 2016 में ही विख्यात वास्तुकार राम सुतार जो है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कंस्ट्रक्शन तय की, है ना, इनको भी पद्म भूषण दिया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस आपसे पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन बड़े आदमी
के नाम पे मनाया जाता है भाई, है ना। तो ये आपका 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। विश्व खेल दिवस, है ना, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और, अभी रूप सिंह स्टेडियम थोड़ा चर्चा में रहेगा। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे ना कि जैसे आपने अभी कलिंगा देखा, बिरसा मुंडा देखा, तो रूप सिंह भी देख लीजिएगा, मैं वहां पे नहीं बता पाया था। तो रूप सिंह स्टेडियम जो है ये आपका ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और प्रथम शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन भेजा गया था ना, एक ग्वालियर का लड़का था, इसीलिए मुझे जो है यहाँ पे इनका पूरा मतलब ग्वालियर याद आ गया और रूप सिंह स्टेडियम भी याद आ गए। इसके अलावा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बता दिए विश्व वाले खेल दिवस 6 अप्रैल, 12 अगस्त युवा दिवस है ना, विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे। अब 12 अगस्त को माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गई है भाई, है ना, 12 जनवरी कर लीजिएगा इसे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं विवेकानंद सर के जन्मदिन पे, ठीक है। और 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल लेवल पे युवा दिवस, यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो राष्ट्रीय वाला है वो 12 जनवरी को है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह साहब के जन्मदिन पे, है ना, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा घोषित किया गया। इसके अलावा नीति आयोग के अनुसार चौथा सबसे गरीब भारतीय राज्य कौन सा है, आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को किया है, तो भैया उत्तर प्रदेश चौथा हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार सबसे अधिक गरीबी प्रतिशत आपका बिहार का है, दूसरा स्थान आपका झारखंड का है। बिहार जब हो गए तो झारखंड का है। ए भाई पहले मैं भी तुम में ही था, तो हमको क्यों छोड़ रहे हो, हमको भी ले चलो। तो दोनों जो है साथ में गरीब में 1 नंबर और 2 नंबर पे है। तीसरा स्थान मेघालय का है और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है और 5वां स्थान मध्य प्रदेश का है। देखिए जिस दिन आपसे पूछा था कि भारत के टॉप 10 गरीब राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता है, उसी दिन मैं 1 से लेके 8 तक आपको, है ना, बढ़ते हुए यानी आरोही क्रम में बता दिया था कि सबसे गरीब, ओकरा से कहीं कम गरीब, ओकरा से कहीं कम गरीब, ऐसे बता दिया था। तो आगे का काम आपका हो जाता है दोस्तों, कुछ भी बात हवा में नहीं। देखिए आज एक प्रश्न और भी पूछा है जो चलते चलते बता दिया था मैं खुद को रिलेट करके, है ना, कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। कि जैसे कोई सैलरीड पर्सन है ना, तो उसको जो सैलरी मिलता है, मान लीजिए मेरा ग्रोस सैलरी 50,000 रुपया बना, है ना, साल के मेरे हो गए 6 लाख रुपये। अब 6 लाख रुपये में सरकार अपनी जो टैक्स होंगे, है ना, तो ये टैक्स काटने के बाद जो भी मुझे 5,70,000 तक मिलेगा, है ना, तो ये पैसा जो है डिस्पोजेबल इनकम है, इसे मैं खर्च करूं, घर खरीदूं, कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन जो टोटल इनकम है वो ग्रॉस वाली, वो हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि पहले मुझे सरकार को डायरेक्ट टैक्स पे करना है भाई, ठीक है। उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं और ये भी क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है, ठीक है भाई। इसके अलावा गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है, तो नीति आयोग का टास्क फोर्स करता है, ठीक है। लेकिन इस काम में मदद कौन करता है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण इस काम में इनको मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या फिर कोई मतलब नृत्य था या फिर जो है कल्चरल फॉर्म था जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में भी व्यक्त किया जाता है या मनाया जाता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए अगर आपको कोई पार्टिकुलर त्योहार दिया होगा, है ना, महोत्सव की बात अलग होती है। देखिए महोत्सव और त्योहार में क्या अंतर है, कोई मुझे बता सकता है क्या, है ना। महोत्सव और महोत्सव का मतलब दोस्तों जलसा टाइप का हो जाता है, जलसा टाइप का हो जाता है ना। जैसे, है ना, जैसे आपका छठ त्योहार है लेकिन वहीं पे मेला सेला लग जाए, है ना, तो वो महोत्सव टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने नौखाई ऑप्शन में दिया गया है और एग्जामिनर ने लैंग्वेज यूज किया है कि त्योहार, है ना, तो आपको नौखाई आंसर करना होता, ठीक है। क्योंकि नौखाई आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो है साउथ वाला जो रीजन है, ये वाली जो पार्ट है छत्तीसगढ़ की, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है ना, और ये उड़ीसा के पश्चिमी और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी, ये आपके नौखाई त्योहार के लिए फेमस है। वैसे तो उड़ीसा के पूरे ही इलाके में होते हैं, है ना, तो नौखाई आंसर होगा। लेकिन तो एक तो आंसर आपका नौखाई हो गया, बताइएगा कि ऑप्शन में था कि नहीं। दूसरा आंसर ये होती है कि जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है आपका
कहाँ पे, सॉरी, उड़ीसा के अंदर, उसी प्रकार से रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ही छत्तीसगढ़ में भी निकाली जाती है। तो रथ यात्रा भी आपका राइट आंसर हो सकता है ना, और नौखाई भी हो सकता है। दोनों में से हो गया तो फिर डिपेंड करेगा कि भाई महोत्सव पूछा था या फिर त्योहार के, मतलब जैसे नौखाई एक फसली त्योहार है, ठीक है, तो इसमें कुछ फसल शब्द ऐड कर दिया था क्या, तो डिपेंड करता है आंसर का। अगर दोनों में से कोई एक वो था तो आंसर हो ही गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व होता है, गोंचा पर्व होता है, गोंचा पर्व। गोंचा महोत्सव के दौरान ही रथ यात्रा निकाली जाती है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। उड़ीसा के अन्य त्योहार में आएंगे तो गोटी पुआ हो जाएगा, नमकलेश्वर हो जाएगा, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, घुमरा फोक डांस हो जाएगा, ये सब उड़ीसा का है। घूमर कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, घूमर राजस्थान का है ना, और घुमुरा जो है ये उड़ीसा का है। मैंने गाना गा के भी सुनाया था, अब क्या करूं, नुमुरा निमुरा वाला गीत सुने होंगे ना, तो ऐसा वाला घूमर रहेगा तो उड़ीसा का होता है। अरावली पर्वत श्रेणी के विस्तार भारत के किस राज्य में अधिकांश देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन किस इस प्रकार से था कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी आपको जो है देखने को मिलेगी? तो ये आपका हो जाएगा जी अरावली। आज ही हमने बात करा अरावली की। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी ओल्ड माउंटेन रेंज है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो राजस्थान के अपने आप में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसके अलावा आपको विंध्य पर्वतमाला कभी पूछ ले, इसके अलावा आपको कभी सतपुरा पर्वतमाला पूछ ले। इन दोनों का अधिकांश विस्तार जो है आपके भारतीय राज्य एमपी के अंदर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर है, राजस्थान में थार डेजर्ट है, राजस्थान में विजय स्तंभ है, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया अमर कीर्ति है जो चित्तौड़गढ़ में है, हवा महल है ना। ये सब आपके राजस्थान के आकर्षण बिंदु है। इनके अलावा स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के केवड़िया में है। अब केवड़िया का नाम बदल गया है, क्या हो गया भाई, अब केवड़िया का नाम हो गया एकता नगर। एकता नगर से याद आया, 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्टेचू ऑफ यूनिटी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है, जो कितनी मीटर ऊंची है? तो 182 मीटर ऊंची है, 182। इनके मूर्तिकार कौन है? राम सुतार। अभी मैंने बताया 2016 में इनको पद्म भूषण दिया गया था उदित नारायण साहब के साथ में। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे। एक आपका स्टेचू ऑफ इक्वालिटी है, ये रामानुजाचार्य है ना, रामानुजाचार्य की जो है बैठा हुआ मुद्रा में प्रतिमा है जो हैदराबाद में है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुजरात का अन्य आकर्षण में आ जाइए तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, पालीताना का जैन मंदिर है, गिर नेशनल पार्क है, काठियावाड़ी है, रानी की वाव है, धौलावीरा है हड़प्पा कालीन साइट, लोथल है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी पार्क है, सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला राज्य है। ये सभी के सभी जो आपका है ये आपका गुजरात है। मोढेरा बना है गुजरात में, एक गांव है, ये 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, यानी 24 घंटा सौर ऊर्जा से उस गांव की संचालन होगी। इसके अलावा निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी, आपसे पूछ लिया एग्जामिनर। देखिए अदिश राशि क्या होती है ना, वेक्टर और स्केलर का नाम आपने सुना होगा ना। अगर 11वीं आपने साइंस से कर रखा है तो मैथ में भी इस चीज की जरूरत पड़ती है मेरे दादा, है ना। बिना सदिश राशि और अदिश राशि का मैथ में कई ऐसे चैप्टर हैं 12 के अंदर जो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो वेक्टर और स्केलर आपने अवश्य जाना होगा। वेक्टर स्केलर क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस क्रम में आते हैं सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण का भी बोध हो, है ना, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें है ना परिमाण तो हो, है ना, मात्रा तो हो, परिमाण तो हो, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं हो, है ना, ये हमें क्या होती है भाई, अदिश राशि होती है ना, डिफिनिट ना हो, दिशा ज्ञान नहीं भाई। इसके अलावा लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत वाहक बल, है ना, और विद्युत धारा, ये सभी के सभी क्या है आपके, है ना, अदिश राशि के उदाहरण हैं। सदिश राशि के उदाहरण में आएंगे, जितना भी आपका बढ़िया बढ़िया सुनने में लगेगा वो सभी के सभी सदिश राशि, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण,
बल, संवेग, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग। तो जो भी आपका ये वेग संवेग वाला है ना, ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, है ना, सदिश राशि के अंदर आ जाएगा। देखिए अदिश राशि में कहीं भी वेग संवेग वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई। तो ये जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है भाई। और आप अदिश राशि में पाएंगे कि अधिकांश चीज जो है मात्रक है, जैसे लंबाई, दूरी का मात्रक, समय, समय अपने आप में समय है भाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान है ना, इसके अलावा घनत्व, किसी चीज की डेंसिटी, आयतन अज्ञात करते हैं। तो ये आप देखते हैं ना कि मात्रा वाला जो चीज दिख रहा है ना, ये ज्यादा अदिश में भाग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भारत के प्रथम, ऐसा पूछा था इस क्वेश्चन को, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो ये तो 1 क्लास के बच्चे बता दे मेरे भाई। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब से इतना इजी क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। मेरा नाम है काली जवान वाला टीचर भाई साहब, तो कुछ ना कुछ तो दूंगा ना जरूर आने वाले शिफ्ट के लिए। तो आइए, संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। और कब पेश किए थे अगर आपसे कोई पूछ ले तो 13 दिसंबर 1946 को बताइएगा, ठीक है। इसको मैंने रिलेट कर दिया था कि भाई 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो है इसमें अस्थायी तौर पे आपका जो है अध्यक्षता संभाले थे। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 इसकी अगली बैठक होती है संविधान सभा की। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है इनके प्रथम जो है परमानेंट अध्यक्ष बनते हैं। फिर उनके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया जाता है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी की जो है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन दोनों पुस्तकों को जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन, जो कब हुआ था भाई, वो 1929, माफ कीजिएगा मैंने 1928 लिख दिया, 1929 में हुआ था। तो यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता की मांग की गई थी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्वराज शब्द का प्रयोग कब करा गया, तो आपको बताना है जी 1906 में कोलकाता अधिवेशन, और दादा भाई नौरोजी जो है उसका जो अध्यक्षता संभाल रहे थे 1906 वाले का, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को जब झंडा फहराया, है ना, तो ये क्या था भाई, क्या कर रहे थे वो, तो जो लाहौर अधिवेशन थे 1930, इसका डेडलाइन निर्धारित किया गया था कि तुम जो है 26 जनवरी तक इस चीज को बताओगे, है ना। तो उसी डेडलाइन के दिन पे जो है 26 जनवरी को झंडा फहराया। चूंकि हमने पहली बार अपनी आजादी के मनसे से कि हम आजाद हैं, उस हिसाब से झंडा फहराए थे इसी दिन को यादगार बनाने के लिए। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, लेकिन हम इंतजार करते रहे वो ऑस्पिशियस डे का, है ना, कौन सा, 26 जनवरी का। और फिर हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके इस देश को गणतंत्र घोषित किया गया, ठीक है भाई। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष सबसे पहले लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाकर सुनाए थे, जो कल आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, छपा था। शीत ऋतु में वर्षा कहां पे होती है, उत्तर पश्चिम भारत में होती है, उत्तर पश्चिम भारत में। अब ये वाली पोर्शन में जो चीज पड़ेगा यहां पे हो सकती है, ठीक है। ये वाली पोर्शन में जो भी आपका पड़ेगा वो आपका उत्तर पश्चिम में आपका बारिश होगी शीत ऋतु में। तो ये साउथ वाले रीजन में ना आए, ठीक है। इधर वाले जो भी ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा। ऐसे जो है इसमें पंजाब हरियाणा ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। यह भूमध्य सागर में उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है ना। भूमध्य सागर किसके भाग है, कौन से सागर के भाग है, आप लोग कमेंट करेंगे। आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आपके ऑप्शन है भैया एक दे देते हैं अटलांटिक महासागर। अभी 3 ही में से बताना, आना एग्जामिनर थोड़ा जल्दी जल्दी में है भाई, तो 3 ही ऑप्शन दे रखा आपको, ठीक है। आप जो थोड़ा और इजी कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो भूमध्य सागर किस जो है महासागर में आ जाएंगे, तो आप मुझे बताएंगे अटलांटिक में, हिंद में, या फिर कौन सा बताए भाई, प्रशांत में। इसके अलावा जो आपका मानसून से पहले जो बरसात आती है, ये केरल में आम्र वर्षा और चेरी ब्लॉसम साउथ के और रीजन में आते हैं, है ना। ये सुखदायी वर्षा है, ये फसलों के लिए अच्छा होता है। वहीं बंगाल में मानसून से पहले तेज हवा के साथ बारिश आती है, जिसे काल बैसाखी कहते हैं, जो बंगाल में दुख देने का काम करता है और पोल वगैरह को गिरा देता है। इसके अलावा राधा रेड्डी राजा रेड्डी अकादमी कहाँ पर खोली, अनिल ने तो ये बताया, जिन्होंने, जिससे मेरी फोन पे बात हुई। एक लड़के और भी जिनका भी नाम लिया, उनमें से कोई एक लड़का और है, शायद कमलेश गुज्जर ही है, जिन्होंने एक बोला कि भाई ये जो है साईं नटराज अकादमी, इनकी स्थापना किसने करा, तो भाई दोनों का आंसर है मेरे पास। तो राधा रेड्डी राजा रेड्डी ये अकादमी खोली थी आपका नाट्य तरंगिणी, जो दिल्ली में है। मृणालिनी साराभाई ने दर्पण एकेडमी, है ना, दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना करी थी। भरतनाट्यम के मजे हुए नृत्यांगना थी, विक्रम साराभाई की पत्नी और आपका मल्लिका साराभाई की माता है। इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा, ओडिसी के धर्म गुरु, धर्म नहीं कर सकते, ओडिसी के महान गुरु, ये सृजन नामक संस्था
जो है उड़ीसा में खोले थे, जहां पे आपको ओडिसी नृत्य की प्रशिक्षण दी जाती है। यामिनी कृष्णमूर्ति मैडम ये जो है दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ आर्ट बसाए थे। रमा देवी ये साईं नटराज अकादमी के फाउंडर थे। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको आंसर मिल गया और आगे भी मिल गया। पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है भाई? तो वेंडर से, है ना, वेंडर से। आज से बता रहा हूँ, रेरी कहते हैं जो मतलब कोई छोला कुलचा बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई नमकीन बेच रहा है, इस प्रकार से रोड के किनारे। तो ऐसे वेंडरों की कोरोना काल में जो है धंधा चौपट हो गई। तो इन्हें पुनर्वास करने के लिए, फिर से बसाने के लिए 2020 में सरकार ने एक योजना लाया जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इसमें जो है लोन मुहैया कराया जाता है छोटी रकम में। अब इस योजना को पहले 2022 तक चलाया गया था, अब 2 साल और बढ़ा दिया गया। तो अब ये योजना 2024 तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी योजना के तहत, यानी इसी योजना का छोटका भाई एगो और आ गया है जिसका नाम क्या है? स्वनिधि में समृद्धि योजना। क्या? स्वनिधि में समृद्धि योजना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 1 मिनट दोस्तों, गला खराब है, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वाली योजना आ गई थी स्वनिधि में समृद्धि योजना। इसी के तहत पीएम स्वनिधि योजना का ही छोटका बेटा है। होस्टेज का OWS आया है। होस्टेज मतलब बॉन्डेज टाइप से हो जाता है, गुलाम वगैरह, बंधक वगैरह बनाने से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है। इसके अलावा रिवील द कैट से आया है आपका। रिवील द कैट मतलब होता है सेक्रेट, उजागर कर देना, अनवेल कर देना। तो इस प्रकार का जो भी सेंस देगा आपका आंसर होगा। इसके अलावा छोटे बच्चियों में हड्डी की मजबूती के लिए किसकी जो है आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन में विटामिन डी नहीं दिया गया था, ठीक है। आपके ऑप्शन में विटामिन डी नहीं दिया गया था, तब क्या करोगे? तो भाई हड्डी की मजबूती के लिए आप जानते हो कैल्शियम फास्फोरस, है ना, कैल्शियम फास्फोरस, और एक आपका फॉलिक एसिड भी लगती है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड आपके ऑप्शन में था, यही राइट आंसर होगा। इसके अलावा हड्डियों के लिए ग्रोथ होने के लिए विटामिन डी भी काफी आवश्यक है, खास करके बच्चों के लिए। नहीं तो उसमें कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स नामक। एक प्रश्न आपसे पूछा गया 1930 में फहराए गए झंडे में कितने कलर थे? तो 3 ही कलर थे, लेकिन फर्क क्या था कि बीच में जो चक्र हो आजकल है हमारे झंडे में, उस समय चरखा हुआ करता था, ठीक है। और 3 कलर कौन कौन सा है ना? केसरिया, सफेद और ग्रीन। तो ग्रीन और सफेद को किधर रखोगे, है ना? तो ये से कैसे याद रखे हो इसको बताओ, है ना। कभी कभी भैया जब हम लोग झंडा बनाते थे, आजकल तो रेडीमेड बन जाते हैं। पहले जब स्कूल में झंडा फहराते थे तो बांस के करची में इसको जो है कागज को बना के चिपका के हम लोग नारा निकालते थे गांव से, सरकारी स्कूल में, है ना भाई। गांव से चक्कर लगाते थे, मास्टर जी दोनों साइड होते थे, है ना, लाइन में हम लोग चलते थे। तो ये जो झंडा है ना, तो कई दफा ना इसमें कलर हम लोग भरना ही भूल जाते कि हरा ऊपर डालूं कि लाल केसरिया ऊपर डालूं। तो इसमें कैसा है कि जो जमीन पे क्या होती है, हरे पेड़ पौधे काफी होती है, हरियाली, तो हरे को हम नीचे रखते हैं हमेशा, ठीक है भाई, इसके लिए। इसके अलावा 1930 में फहराए गए झंडे में चक्र के स्थान पर चरखा था, ये तो बता ही दिया। इसके अलावा 1907 में सबसे पहले जो है आपका मैडम भिखाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर के, है ना, पास आपकी झंडा फहराए थे। उस झंडा में वंदे मातरम शब्द भी वर्णित थे, है ना, ये बात ध्यान रखें। नीति आयोग के अनुसार इनमें से गरीब राज्य कौन सा नहीं है पूछा गया, तो एक ऑप्शन केरल था। केरल कोई गरीब राज्य नहीं है भाई। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है अभी बता दिया। जो आपका ग्रॉस सैलरी आएगा, जो आपका ग्रॉस आता है, तो सबसे पहले तो ग्रॉस में कुछ कटिंग होती है, तो कट के नेट सैलरी आती है। अब जो नेट सैलरी आपके हाथ में आया, अभी भी ये आपकी पूरी तरीके से आपके पास नहीं है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट टैक्स छुपा हुआ है सरकार का, जब वो आप चुका दोगे तब वो आप डिस्पोजेबल इनकम उसे कहा जाएगा, तब आप खर्च करने के लिए स्वतंत्र रहोगे। बीट अराउंड द बुश मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, राउंड अबाउट मैनर में बात करना, कोई भी चीज, है ना। पहुंचना है ना, पहुंचना है पटना जंक्शन से महावीर मंदिर, तो पहले ले जाएगा आपको बस स्टैंड, तब घुमा के लाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा घुमा फिरा के बात करना, ऐसा नहीं, है ना। तो ये बीट अबाउट द बुश। एक आपसे पूछा गया केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में, तो ये 11वीं अनुसूची में है ना। कोई बच्चे जो हमने बात किया उन्होंने बताया 7, मैंने भी बोल दिया, हाँ ठीक 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 ठीक। तो 7 अनुसूची जो है ये तो निर्सित है ना भाई, हमने कल ही परसों तो बताए हैं आपको, है ना, कि 7 अनुसूची जो है निर्सित है। 11वां में जो है 243 के जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल है उसी के कुछ भाग में ये पावर दिए गए हैं, केंद्र और राज्य के संबंध, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनसे संबंधित एक आयोग भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसका नाम है भाई सरकारिया आयोग। क्या है? सरकारिया आयोग है, केंद्र और राज्य संबंध किससे संबंधित। इसकी गठन भी पूछी जाती थी पहले रेलवे के एग्जाम में, तो 1983 में हुई थी सरकारिया आयोग का गठन। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट में प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि आप तो जानते ही हैं कि एनालिसिस में जिस प्रकार से धूम मचाते हैं, उसी प्रकार से अन्य दिन भी मैं आपको उतनी शिद्दत से पढ़ाता हूं। दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप पहले से ही इतने शिद्दत से मेरे से पढ़ेंगे
तो ये जो है आजकल जो मतलब जितना आश्चर्य लग रहा है वो आश्चर्य नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मैं लगभग मिला के दूंगा, वही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। फालतू की कंटेंट लिखने की न टाइम और न पढ़ाने की टाइम है मेरे पास मेरे दोस्त। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।